चलिए अब कुछ लाइबिलिटी के इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट को देखेंगे, और ये बहुत एसेट्स में ज़्यादा होता है और लाइबिलिटी में बहुत कम एडजस्टमेंट। आप मान के चलो ये जो दिख रहा है और लगभग लगभग सब सिमिलर ही है, तो हम इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद दो एडजस्टमेंट और इंपॉर्टेंट है, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन फंड और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से है, वो इंपॉर्टेंट है, उस पर अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इंपॉर्टेंट तो देखो सारा ही है, तो चलिए पहले एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। क्वेश्चन में क्या कहता है, अ क्रेडिटर, अब क्रेडिटर कहां होता है हमारा, लाइबिलिटी में। एक क्रेडिटर है 3000, यानी मान लिया जाए हमारे पास पहले से ही कुछ क्रेडिटर होगा और एक और नए क्रेडिटर के बारे में बोल रहा है, और वो कितना बता रहा है, ये 3000 वॉज नॉट लाइकली टू क्लेम, वॉज नॉट लाइकली टू क्लेम, मतलब इसका मतलब है वो क्लेम नहीं कर रहा। क्लेम का मतलब मान लेते हैं मैंने किसी से, आप लोगों से पैसे उधार लिए और अब आप मुझसे पैसे मांगने ही नहीं आ रहे अपने वापस। मैंने भी कोशिश किया कि ढूंढूं कि भाई कहाँ है, पैसे देने हैं, तो आपके एड्रेस पे जाने के बाद पता चला कि आपका घर जो है वो लॉक्ड है या आपका ऑफिस लॉक्ड है। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि आपके पैसे लौटा दिया जाए, लेकिन आप मिले ही नहीं। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, क्या पता आप परमानेंटली इंडिया छोड़ के बाहर चले गए हो तो ढूंढना मुश्किल है, क्या पता आप शिफ्ट हो गए हो तो ढूंढना मुश्किल है। तो आपसे मैंने पैसे लिए, तो आप मेरे लिए कौन हो, क्रेडिटर। अब क्रेडिटर जो है वो नॉट लाइकली टू क्लेम, मतलब वो पैसे मांग ही नहीं रहा हमसे और ना हम दे पा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा क्या हो गया, फायदा हो गया या नुकसान हो गया, क्योंकि एक क्रेडिटर है, ध्यान से सुनना, एक क्रेडिटर है और उसके पैसे मैं रिटर्न करना चाह रहा हूं, लेकिन सामने वाला क्रेडिटर पैसे ले ही नहीं रहा। तो मान लिया जाए पहले मेरे टोटल क्रेडिटर थे, वो थे 10,000 के, समझना टोटल क्रेडिटर कितने का है, 10,000। इसमें से 2,000 का क्रेडिटर जो कि पैसे नहीं मांग रहा है। तो अब मेरा क्रेडिटर, जो न्यू क्रेडिटर मैं डिटरमाइन करूंगा, जो न्यू क्रेडिटर मैं निकालूंगा, वो क्रेडिटर कितना होगा बताओ, 8,000 होगा, क्योंकि 2,000 मांग ही नहीं रहा। तो मेरा एक्चुअल लाइबिलिटी जो मुझे नजर आ रहा है कितना होगा। तो अब मुझे बताओ पहले लाइबिलिटी कितने की थी और अब कितने की हुई, तो इसका मतलब क्या होगा, फायदा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 2,000 रुपए का। तो जो ये सेंटेंस कह रहा है ना, वॉज नॉट लाइकली टू क्लेम और द अमाउंट हैंस बी रिटर्न ऑफ, और बोला गया भैया वो जब मांग ही नहीं रहा तो उस अमाउंट को वहां से हटा दो। तो अगर एडजस्टमेंट नंबर की बात करें तो क्या चल रहा था वैसे हमारा 35। अरे ये सब कराया था मैंने, कौन सा है बताओ, 41 या अब सबके अलग अलग कैसे हो गए भाई, 39। तो वो नंबर डाल लिए और हटा लिए वैसे ना, तो चलो 39 वो करे 41, 39। एडजस्टमेंट किस पे है, क्रेडिटर पे। अगर आपको इसका सेंटेंस और सारी चीजें समझ में आ गया हो तो इसकी एंट्री दो जगह जानी है। अगर बात करें, ध्यान दीजिए इधर, बात करें कितने जगह जानी है, दो जगह। बताओ, अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट मैं टिक भी लगाता जाऊंगा, नहीं तो पता चलेगा कंफ्यूजन हो गई। ये कर रहा हूं, जिस पे करूंगा हर बार टिक लगा दूंगा, रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ये जाएगा। अब रीवैल्यूएशन में चैलेंज है कि आपको पता करना है कि भाई साहब इसे डेबिट लिखें या क्रेडिट में लिखें, और डेबिट क्रेडिट आप तभी मुझे बता पाओगे जब आपको पता चल जाए कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमें फायदा हुआ या फिर नुकसान। तो इस क्रेडिटर के जो नहीं मांग रहा उसकी वजह से हमें क्या हुआ है, फायदा। और फायदा कहां जाता है,
तो हम कहां लिखेंगे यहां पे? क्रेडिट साइड। किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। इसके बाद सेकेंड एंट्री जाएगी ये बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ध्यान दीजिए इधर। और बैलेंस शीट में क्या होगा? बैलेंस शीट के अंदर अगर हम इसे लेके जाएं तो जो भी क्रेडिटर होगा, हम क्रेडिटर में से जो भी क्रेडिटर होगा उसमें से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। और लेस कितना? जितना लाइकली नॉट टू बी क्लेम है। तो इसके किस नाम से? नॉट क्लेम के नाम से। नॉट क्लेम के नाम से मैं 3000 लेस कर दूंगा और जो फाइनल है वो अमाउंट आ जाएगा बैलेंस शीट में। अब अगर इसकी हम जर्नल एंट्री की बात करें, क्योंकि हर एडजस्टमेंट की मैं साथ के साथ जर्नल एंट्री लेके चल रहा हूं ताकि बाद में मुझे टेंशन ही ना हो कि कराना पड़े। तो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री की ही बात कर लूं तो जर्नल एंट्री क्या होगा? इसकी जर्नल एंट्री की बात करें तो हमारा फायदा हो रहा है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट, और 2 में क्या आ जाएगा? रीवैल्यूएशन। अकाउंट अमाउंट क्या लिखे बताओ? 3000 रुपए। यहां मेन पता है कि एडजस्टमेंट आपको समझ में आना चाहिए। बीइंग क्रेडिटर नॉट लाइकली टू क्लेम। हमारा क्रेडिटर नहीं मांग रहा पैसे। क्लियर है पहला एडजस्टमेंट? चलिए अब सेकंड एडजस्टमेंट पे चलेंगे। आइए सेकंड एडजस्टमेंट की बात करते हैं। तो मैंने कहा मैं इसे मिटाता जाऊंगा ताकि आपको पता भी चलता जाए, क्योंकि नंबरिंग में चेंज कर रहा हूं। अब इसको करेंगे हम यहां से। सेकंड एडजस्टमेंट पहले पढ़ लेते हैं। कहता है अ क्रेडिटर 600 विल नॉट बी क्लेम हैज रिटर्न बैक। अगेन दोनों का मतलब एक ही है, बस यहां पे सेंटेंस बोलने का तरीका अलग है। ठीक है ना? कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कहा क्रेडिटर 600 विल नॉट बी क्लेम, मतलब भैया 600 रुपए का जो क्रेडिटर है विल नॉट बी क्लेम का मतलब क्या है? वो पैसे नहीं मांगेगा। तो हम बिजनेसमैन हैं और हमसे कोई क्रेडिटर पैसा ना मांगे तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है भाई। मैं तो चाहता हूं जितना लोन लूं बैंक वाले पैसा ही ना मांगे कभी, तो हमारे लिए तो बढ़िया है। तो उस केस के अंदर फायदा है हैज इज टू बी रिटर्न बैक, और वो चला भी गया, मतलब कि नहीं मिल रहा, कहीं चला गया, बोल रहा नहीं चाहिए भाई, नहीं लूंगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर देखा जाए तो अगेन रीवैल्यूएशन के तो क्रेडिट में जाएगा, और बैलेंस शीट के अंदर जहां मैंने नॉट क्लेम में 3000 लिखा वहां पे क्या लिख दूंगा मैं? 600। और हेयर यहां पे भी मैं कितने लिख दूंगा? यहां पे दैट इज 600 रुपए। देखो दोनों सेम था, बस फर्क किस में था? सेंटेंस या फिर लैंग्वेज कह सकते हो। क्लियर है? चलिए अब फिर से इसको मिटा देते हैं। अब इसके तीसरे पॉइंट पे आ रहे हैं हम। तीसरे पॉइंट में कहता है इट इज फाउंड। इट इज फाउंड का मतलब अब आपको पता चला है दैट अ क्रेडिटर इंक्लूड। क्रेडिटर में पता चला है कि क्रेडिटर में कुछ चीजें इंक्लूड है। सम 15,000, 15,000 क्रेडिटर में ऐसा जुड़ा हुआ है विच वॉज नॉट, यहां पे नॉट है, नॉट टू बी पेड, जिसको पेमेंट ही नहीं करना। तो देखो पहले वाला पॉइंट देख लो, दूसरे वाला पॉइंट देख लो, और तीसरे वाला, मतलब तीनों का सेम ही है। पहले वाले में भैया हमें 3000 को पैसा नहीं देना था, दूसरे वाले में भी 600 को पैसा नहीं देना। यहां पे भी कहता है कि हमें मिला कि क्रेडिटर में 15,000 ऐसा अमाउंट है जिसको हमें पैसा देना ही नहीं है। क्या कहता है? विच वॉज नॉट टू बी पेड, जिसको हमें पेड नहीं करा। ठीक है ना? तो अगर हमें नहीं करना तो अगेन हमें 15,000 रुपए का क्या हो गया? फायदा हो गया। 15,000 का क्या हो गया? फायदा। तो क्रेडिट साइड में जाएगा, और अब फिर से क्रेडिटर में अब जो अमाउंट आएगा दैट इज कितने आ जाएंगे? 15,000। और जर्नल एंट्री भी वही रहेगी, और जर्नल एंट्री में हम क्या कर देंगे? अमाउंट बदल के 15,000। ये लो देखो फटाफट से हमारे 3 एडजस्टमेंट हो गए। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें?
आइए अगले एडजस्टमेंट पे, थर्ड के बाद आ जाते हैं फोर्थ पे, फिर से क्रेडिटर पे। कहता है अ क्रेडिटर ऑफ 2100 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ टू बी टेकन इनटू अकाउंट। इसका मतलब है अब उसका एक क्रेडिटर ऐसा था 2100 जिसको हम लिखना भूल गए। मतलब किसी से मैंने उधार सामान लिया होगा और उसको हम रिकॉर्ड ही करना भूल गए। उसके बाद सेंटेंस क्या कहता है, कहां रिकॉर्ड करने भूल गए, बुक्स में। अगर बुक्स की बात करें तो बुक्स का मतलब होता है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। बुक्स का मतलब क्या है, बैलेंस शीट और, तो क्रेडिटर कहां लिखना भूल गए होंगे, बैलेंस शीट में लिखना भूल गए। कहता है वॉज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, लेकिन भैया ऐसे नहीं चलेगा, अब इसको अकाउंट में लिखिए। तो एक क्रेडिटर कितने का, 2100 का, जो कि हम लिखना भूल गए थे। अब सवाल क्या कहता है, इसको अब आप क्या करिए, लिख लीजिए। अब आप क्या करिए, तो अगर अब आप लिखोगे तो उससे हमारा क्रेडिटर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और क्रेडिटर जब इंक्रीज होगा हमारा तो हमारे लिए लॉस है, हमारे लिए क्या है। तो अब इस ट्रांजैक्शन को अगर देखा जाए तो रीवैल्यूएशन में क्या अब भी क्रेडिट ही लिखें, नहीं, अब रीवैल्यूएशन में इसको क्या करना पड़ेगा भाई, डेबिट करना पड़ेगा। और जो हम यहां पे लेस कर रहे थे अब उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्रेडिटर में। और हमने नहीं लिखा तो इसको बोलेंगे अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर। कौन सा क्रेडिटर, जिसको हमने लिखा नहीं था, और लिख के फिर ऐड कर देंगे। और एंट्री क्या होगा, क्या जर्नल एंट्री यही रहेगी, नहीं, जर्नल एंट्री भी क्या होगी, कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। अब करेंगे रीवैल्यूएशन, अकाउंट डेबिट, और टू में क्या करेंगे, क्रेडिटर, या फिर अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर भी लिख सकते हो, ऑल्दो क्रेडिटर बेस्ट रहेगा। 2100 बीइंग creditor recorded in books of account। एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या कहता है, एडजस्टमेंट 5, 1 मंथ सैलरी ऑफ ₹3000 इज आउटस्टैंडिंग। कहता है भाई एक महीने की सैलरी अभी आउटस्टैंडिंग है आपके ऊपर, यानी आपको एक महीने की सैलरी अभी देनी है। तो हमारे लिए लाइबिलिटी बढ़ गया, लाइबिलिटी क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से अब हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हमारा लाइबिलिटी बढ़ रहा है, और लाइबिलिटी बढ़ने का मतलब नुकसान है। तो अब बताओ रीवैल्यूएशन में क्या करेंगे, डेबिट ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और बैलेंस शीट में क्रेडिटर में ना जाके हम अलग से क्या लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर पहले से है तो ठीक है, उसमें ऐड ऑन कर देंगे, अगर पहले से नहीं है तो सिंपल लिख देंगे हम ये। और एंट्री क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिटर की जब बजाय आउटस्टैंडिंग सैलरी। और अमाउंट हमारा दे रखा है सवाल में, नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा, 30,000। समझ में आया ये पॉइंट। तो आप क्रेडिटर का देखोगे सारे पॉइंट सिंपल सिंपल ही है। ये एडजस्टमेंट नंबर हो गया 43। कोई डाउट इसमें, हाँ क्या सैलरी, नहीं आउटस्टैंडिंग सैलरी है हमारा। आउटस्टैंडिंग तो सैलरी तो खर्चा होता है, और सैलरी के आगे वर्ड आउटस्टैंडिंग लगेगा तभी लाइबिलिटी होगा। लेकिन हम पी एंड एल थोड़ी ना बना रहे हैं जो कि हम सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे। सैलरी तो खर्चा है जो कि किसका पार्ट है, पी एंड एल का। रीवैल्यूएशन में तो हम एसेट्स और लाइबिलिटी में जो चेंज आएगा उसको इम्पैक्ट करेंगे। खर्चे में क्या चेंज आ रहा है वो तो हमारा अलग मैटर है, वो तो पहले 11वीं क्लास में आप सीख चुके हो, ठीक है। इसके बाद आइए अगले एडजस्टमेंट पे चलते हैं। 44, इधर ध्यान दीजिए, देखिए आप बातें बहुत कर रहे हो
आपको ध्यान इधर देना है। कहता है एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। बिल फॉर रिपेयर का मतलब है भाई मैंने अपना मकान वगैरह, अपना ऑफिस वगैरह, अपना बिजनेस में कोई मशीनरी वगैरह रिपेयर कराया होगा। अब उसने मुझे बिल दे दिया, उसका पैसा देना बाकी है 25,000 टू बी अकाउंटेड इन द बुक्स। टू बी अकाउंटेड इन द बुक्स का मतलब है कि भैया पहले नहीं लिखा था, अब लिख लो इसको। तो हमें 25,000 रुपए का एक आउटस्टैंडिंग बिल था जो पहले नहीं लिखा था, अब हमें लिखना है। तो अगेन हमारा लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, और लाइबिलिटी इंक्रीज की वजह से बताओ नुकसान हो गया फायदा? नुकसान। अगर नुकसान हो गया तो हम कहां लिखेंगे? डेबिट में। तो एक तो रीवैल्यूएशन के कहां चला जाएगा, और एक बैलेंस शीट में सेपरेटली क्या बन जाएगा? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रिपेयर। और जो भी अमाउंट दे रखा है 25,000 दिखा दोगे। अब जर्नल एंट्री में क्या आएगा हमारा? ये तो 25,000 ही रहेगा, ये 25,000 बस आउटस्टैंडिंग सैलरी के जगह पे आप क्या कर दोगे? रिपेयर। क्लियर है? देखो 6 एडजस्टमेंट फटाफट हो गए, बस इसको आपको, अब मैं अगले एडजस्टमेंट को अगर रीड भी कर लेना हम, तो हमें क्लियरिटी मिल जाती है। 45 अगले एडजस्टमेंट को देखते हैं। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर। अब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी तो है, लेकिन किसके लिए है? और जब भी सप्लायर को पैसा देना होता है तो वो होता है हमारा क्रेडिटर। ठीक है ना? सप्लायर को जब भी आउटस्टैंड, सप्लायर कौन होता है? जो हमें सामान देता है, और अगर वो सामान हमें उधार दे रहा है तो वो हमारे लिए क्या कंसीडर किया जाएगा भैया? लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी कौन सा? क्रेडिटर, जिसको हमें पैसे देने हैं। फॉर 1500 टू बी अकाउंटेंट, मतलब भैया सप्लायर को 1500 रुपए था, अब उसे अकाउंटिंग करो। तो अगेन क्या हो गया? क्रेडिटर को बढ़ाओ, और क्रेडिटर को कितने से बढ़ा दो आप? 1500। तो रीवैल्यूएशन में क्या जाएगा? डेबिट ही जाएगा। रीवैल्यूएशन में डेबिट जाएगा, और बैलेंस शीट के अंदर पहले जो आपका क्रेडिटर लिखा होगा वो तो क्रेडिटर आप लिखोगे और उसके अंदर ऐड कर दोगे, ऐड क्रेडिटर या अनअकाउंटेड क्रेडिटर या अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, आपकी इच्छा है, जो मर्जी ऐड करिए, वर्ड कुछ भी लगा सकते हो। यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? आउटस्टैंडिंग रिपेयर की जगह पे अगर आप चाहो तो यहां पे सप्लायर वर्ड भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलिए, सप्लायर वाले के पॉइंट का कितना था हमारा? 1500। और यहां आ जाएगा हमारा ये एडजस्टमेंट नंबर कौन सा हो गया? 45। चेंज कर दिया था मैंने, ठीक है। किसी को डाउट? चलिए, एडजस्टमेंट नंबर 46। एडजस्टमेंट नंबर 46। अब देखिए क्या कहता है? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड्स, अच्छा ये हो चुका ना 846। कहता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू बी ब्रॉट डाउन टू 1200। यहां पे ध्यान देना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ब्रॉट डाउन टू। अब डाउन का मतलब होता है कम। मान लिया जाए, इसके अंदर मैं बता देता हूं कि मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो था दैट इज 2000 था। मैंने बता दिया मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना था। अब सवाल कहता है इस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को आप ब्रॉट डाउन टू कर दो, मतलब अब जो नई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आप लिखना है वो 1200 रुपए लिखो। टू का मतलब जो दे रखा है उतना ही लिखो,
और बाय का मतलब क्या था, उतने से कम करके जो बैलेंस आए उसको लिखो, यही सीखा था हमने। तो यहां पे ब्रॉड डाउन टू है, कितना करना है आपको 1200, और आपका एक्चुअल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था कितने का, 2000 का, और सवाल कहता है आप इसको 1200 रुपए लिखिए आप। तो इससे क्या हुआ, आपका 2000 के लाइबिलिटी को क्या कह रहा है, ये कितना लिखिए 1200 लिखिए, तो हमारा 800 का फायदा हो गया। तो रीवैल्यूएशन में हमारा चला जाएगा क्रेडिट में। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कैसे लिखोगे, जो हमारा पहले से होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना था पहले से, पुराने वाला 2000 पहले था हमारा 2000, उसमें से लेस कर दोगे, कितने कितने लेस करोगे, लेस कर दोगे ब्रॉड डाउन या फिर रिड्यूस 800, रिड्यूस 800। अब 1200 बच गया। जर्नल एंट्री क्या होगा बताओ। अब आपका यहां फायदा हुआ नुकसान हुआ, फायदा, तो जर्नल एंट्री क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। जब भी फायदा होगा रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, और जब भी नुकसान होगा रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। नुकसान डेबिट ही होता है तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो जर्नल एंट्री आपने जैसे बताया कि भैया जर्नल एंट्री होगा हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, कितने रुपए 800। और यहां बीइंग में लिखोगे आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ब्रॉड डाउन टू 1200, बस सिंपल। एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है, 46। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए 47। क्या कहता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल बी पेड ऑफ। चलो मैं बता देता हूं कि आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंस था वो था 1000 रुपए। हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना था, 1000 रुपए। सवाल कहता है भैया 1000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पेमेंट कर दो आप। तो जब मेरा लाइबिलिटी 1000 है और मैं उसकी पेमेंट कितनी करूंगा, कहीं ये तो नहीं बोला कम कर दो, कहीं ये तो नहीं बोला ज्यादा कर दो, क्या कह रहा है पेमेंट कर दो। तो मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है 1000, अब पेमेंट कितनी करूंगा मैं 1000। तो यहां पे ना तो मुझे फायदा दिख रहा है और ना ही मुझे, तो रीवैल्यूएशन इसमें इन्वॉल्व होगा क्या, नहीं होगा रीवैल्यूएशन इन्वॉल्व। इसका एक सिंपल सा होगा काम कि हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस माइनस हो जाएगा बैलेंस शीट में। यानी अगर इस एंट्री की बात करें तो इस एंट्री को हम रीवैल्यूएशन में तो नहीं दिखाएंगे, ये रीवैल्यूएशन के अंदर ये नहीं आएगा। बैलेंस शीट के अंदर क्या होगा, एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में से जो मैंने बोला कि 1000 है तो वहां पे होगा 1000 और आपको माइनस भी कर दोगे 1000, तो बैलेंस शीट में जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो बचेगा 0। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जब पेमेंट ही कर दिया तो कितने बचे। अब जब पेमेंट करोगे तो दूसरा फिर बैलेंस शीट में कैश के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो कैश में से माइनस करना होगा कितना हमें 1000 रुपए कैश में से, क्योंकि पैसे दोगे ना, और पैसे कहां से दोगे, कैश में से दोगे, और कैश होता कहां है बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो अब दूसरा, अगर एक तो पहला इंपैक्ट ये हो गया और दूसरे इंपैक्ट की बात करूं तो आप बैलेंस शीट में जाओगे और कहां जाओगे सर, एसेट्स में जाओगे, और एसेट्स में कहां जाओगे आप, कैश में जाओगे, और कैश में क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे 1000 रुपए, समझे। अब जर्नल एंट्री सोचो क्या होगा, जर्नल एंट्री सोचो क्या होगा इसका, बताओ जर्नल एंट्री। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिट, क्यों हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि खत्म हो रहा है, लाइबिलिटी से जा रहा है, तो लाइबिलिटी क्रेडिट है तो डेबिट हो गया। और कैश क्रेडिट हो रहा है, क्यों होगा भाई कैश क्रेडिट, कैश भी रिड्यूस हो रहा है हमारा, तो एंट्री जनरेट होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू
अगर कैश में कर रहे हो तो कैश, और बैंक में कर रहे हो तो बैंक। मैंने एग्जांपल में लिख दिया 1000 रुपए। बीइंग सिंपल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड। कोई दिक्कत यहां तक है? कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? चलिए, एडजस्टमेंट नंबर था ये कौन सा? 47। अगले एडजस्टमेंट पे चलते हैं। दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 48। अब 48 में इतने करने के बाद तो हमें इतनी ज्यादा समझ हो जानी चाहिए कि 48 हमें क्लियर हो जाना चाहिए। कहता है क्रेडिटर आर टू बी पेड 2000 मोर। इसका मतलब क्या हुआ? यानी क्रेडिटर को 2000 रुपए हमें कम देने हैं या ज्यादा देने हैं? ज्यादा देने हैं। यानी जो भी मेरा क्रेडिटर रहा होगा, अब उसको हमें कितना करना है? टू बी पेड 2000 मोर। अब देखो यहां पे दो चीजें एग्जामिनर आपके साथ कर सकता है। पेड 2000 मोर, मैं अगर इसी सेंटेंस को कहूं, अगर मैं साथ में लिखूं, मैं इसके बाद 13 नंबर पे लिख देता हूं। सेम सेंटेंस है हमारा। कहता है क्रेडिटर आर पेड 2000 मोर। एक ये सेंटेंस है। इसका मतलब है जितने भी क्रेडिटर्स थे उसको 2000 ज्यादा करके मैंने अभी पैसे देके निपटा दिया। अगर मान लिया जाए मेरा जो क्रेडिटर था, मैं यहां पे बुक वैल्यू लिख देता हूं, मेरा क्रेडिटर जो था, सपोज करो 18,000 था। क्रेडिटर कितना था? 18,000। तो इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में फर्क है। क्रेडिटर मेरा जो है 18,000 है। क्या फर्क है भाई? इस वाले अगर हम पहले वाले पॉइंट का देखें तो यहां पे कह रहा है टू बी पेड। हम अभी पेड नहीं करेंगे, आप लिख लीजिए। अभी हम नगद नहीं देने वाले, नगद तो हम बाद में ही देंगे उसको। अभी बस आप एंट्री कर लीजिए। और इस वाली एंट्री में कर रहा है कि एंट्री मत करिए, पैसे देके घटाइए इसे। यहां पे क्या कह रहा है? पेड करके खत्म करो। और इससे ऊपर वाले में क्या कह रहा है? टू बी पेड। क्या कह रहा है? टू बी, उसको पेमेंट कर देंगे। तो दोनों में ट्रीटमेंट देखो, लॉस तो दोनों में ही है। इस हाँ, कौन सा 9? आउटस्टैंडिंग में विल बी पेड ऑफ। हाँ, यहां पे विल भी हटा देता हूं, चलो पेड ऑफ कर देते हैं, या यहां पे पेड ऑफ कर देते हैं। ठीक है। तो अब आप देखो, पहले वाले में नुकसान की मैं बात करूं तो 18, पहले जो 10th एंट्री मैं कर रहा हूं, 10th एंट्री, इसके अंदर नुकसान मेरा 2000 है। और जो मैंने 13 एंट्री लिखा, इसमें भी मेरा नुकसान 2000 है। दोनों ही केस में मेरे रीवैल्यूएशन में कहां चला जाएगा भाई? डेबिट साइड में चला जाएगा 2000 रुपए। लेकिन इस वाले केस में जो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 10 है, इस वाले केस में तो मैं क्या करने वाला हूं? क्रेडिटर कितने का था? 18। और मैं प्लस क्या कर दूंगा? 2000 रुपए। 2000। और मेरा क्रेडिटर स्टिल बैलेंस शीट के अंदर रहेगा 20,000 इस वाले पॉइंट में, पॉइंट नंबर 10 में। लेकिन 11 वाले पॉइंट में क्या होगा? हमारे बैलेंस शीट में क्रेडिटर नहीं रहेगा। हमारे बैलेंस शीट में क्रेडिटर, क्योंकि उसका हम पेमेंट कर रहे हैं। समझ में आए? इस वाले पहले मैं क्वेश्चन नंबर 9 के हिसाब से, 10 के हिसाब से, पॉइंट नंबर 10 के हिसाब से जर्नल अगर एंट्री करूं तो जर्नल एंट्री क्या होगा हमारा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और टू में क्या आएगा? क्रेडिटर कितने का? 2000। अगर मैं 13 के हिसाब से करूं तो 13 में क्या होगा हमारा? रीवैल्यूएशन कितने आएंगे? 2000। नुकसान तो दोनों में ही है। अब यहां पे क्रेडिटर डेबिट होगा, क्योंकि पैसा दे रहे हैं। क्रेडिटर कितना पेमेंट कर रहे हैं?
18,000 खत्म होगा और यहां पे आएगा टू बैंक या कैश। देखो एंट्री में फर्क है दोनों में। इसका मतलब क्या है, रीवैल्यूएशन तो डेबिट हो गया भाई, नुकसान तो बुक कर लिया। क्रेडिटर भी डेबिट होगा क्योंकि जब क्रेडिटर के पैसे लौटाओगे तो लाइबिलिटी में से हटाना पड़ेगा, और लाइबिलिटी हमारा क्रेडिट साइड होता है, और क्रेडिट साइड में से कुछ भी माइनस करते हैं तो क्या करना पड़ता है, डेबिट। तो इसलिए हमने इसे डेबिट कर दिया। और टू बैंक, बैंक भी क्रेडिट हो गया क्योंकि बैंक से हम पेमेंट कर देंगे। इस वाली एंट्री का मतलब है आपने पेमेंट नहीं किया, सिर्फ उसको इंक्रीज करके, और अभी स्टिल बैलेंस शीट में आपके शो हो रहा होगा। जब हम 13 एंट्री करेंगे तो बैलेंस शीट में हमारा क्रेडिटर नहीं देखने को मिलेगा। दिखेगा या नहीं दिखेगा? अगर बैलेंस शीट में बनाऊंगा, 13 पॉइंट को बताना, अगर मैं बैलेंस शीट बनाता हूं और क्रेडिटर के मैंने पैसे दे दिए हैं, तो नई बैलेंस शीट में क्या मैं क्रेडिटर को और दिखाऊंगा आगे कंटिन्यू में? नहीं, क्योंकि पैसे तो दे चुके हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 10 की बात करें तो 10 वाले पॉइंट के अंदर मैंने पैसे नहीं दिए, बस मैंने रिकॉर्ड करे हैं, तो क्या नई बैलेंस शीट जब बनाऊंगा तो क्रेडिटर होगा उसके अंदर? होगा उसके अंदर। समझ में आई बात आपको? तो ये था हमारा पॉइंट नंबर जो भी 48 एडजस्टमेंट, जो कि मैंने एक ये वाला पॉइंट है और एक ये, दोनों का यहीं पे एडजस्टमेंट मैंने कर दिया है। हाँ, ये जो एडजस्टमेंट मैंने ये सिनेरियो बनाया है, ये सिर्फ पॉइंट नंबर 10 के लिए बनाया है। पॉइंट नंबर 13 के लिए आप अपने आप बनाओगे रीवैल्यूएशन, और बैलेंस शीट में जो 20,000 है बस लेस कर दोगे यहाँ पे 20,000, और जो हमारा पॉइंट नंबर 13 के लिए। 11 पॉइंट क्या कहता है, 2,000 प्रोवाइड फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस। यानी कोई डैमेज कर दिया होगा मैंने, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी था, उसको अब प्रोवाइड करना है। तो बताओ इसका क्या करेंगे? अगर मैं पॉइंट नंबर 11 की बात करूं तो क्या करेंगे बताओ? जर्नल एंट्री बताइए क्या होगा? इलेवन का जर्नल एंट्री बताइए क्या करें? हम जो भी काम करते हैं सिर्फ फर्म के लिए करते हैं, ऑनर के लिए तो कभी कोई एंट्री नहीं करते हैं। बताइए, फर्म ही पे करेगा, ऑनर का कोई लेना देना नहीं है। क्या कह रहा है सेंटेंस, क्या कह रहा है कि आपका एक डैमेजेस था अनरिकॉर्डेड। डैमेज का मतलब कोई नुकसान वगैरह हो गया होगा। अब डैमेज बहुत तरीके के हो सकते हैं। मान लेते हैं किसी कस्टमर ने क्लेम कर रखा है हमारे ऊपर, तो हमें उसके पैसे देने होंगे। तो वही क्वेश्चन कह रहा है 2,000 प्रोवाइड करो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस। प्रोवाइड का मतलब अब आप लिख दो इसको, कहां पे लिखो? बैलेंस शीट में लिखो। तो ये 2,000 की लाइबिलिटी आप लिखने जा रहे हो, कहां लिखने जा रहे हो? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। तो आपका क्या हो गया? नुकसान हो गया। आपका क्या हो गया? लॉस हो गया। तो लॉस के केस में रिवैल्यूएशन डेबिट होता है या क्रेडिट? तो एंट्री अगर हम करें तो क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और टू क्या था? क्लेम फॉर, ये लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस था। क्या नाम था? लाइबिलिटी फॉर डैमेज। तो लाइबिलिटी फॉर डैमेज अकाउंट और 2,000 रुपए। ये तो हो गया जनरल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो डेबिट साइड में तो जाएगा ही, और दूसरा बैलेंस शीट में हमारा आ जाएगा क्लेम कह लो फॉर डैमेज। या समझे? क्लियर है? 12 पॉइंट, बिल्स एक्सेप्टेड 4,000 इशू बाय क्रेडिटर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। 4th पॉइंट देखिए, ये थोड़ा सा हम करने जा रहे हैं 12 पॉइंट। ठीक है, 12 पॉइंट कर रहे हैं। कहता है बिल्स एक्सेप्टेड फॉर 4,000 इशू बाय क्रेडिटर वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास ना बिल्स की बात करें ना, क्योंकि 11th क्लास में देखो ये पहले सिलेबस का पार्ट हुआ करता था, अब ये सिलेबस में से काट दिया है। तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं तो मुझे यहां बताना पड़ेगा थोड़ा सा। बिल्स दो टाइप के होते हैं,
एक होता है हमारा बिल्स रिसीवेबल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीआर कह देते हैं, और एक सेकंड होता है हमारा बिल्स पेबल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या कह देते हो, बीपी कह देते हो। आप समझना होगा कि भैया बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल है क्या। जैसे मैं बोलूं डेटर, तो डेटर क्या है, तो आपको पता है भाई हमने किसी को उधार सामान बेचा है तो डेटर बन गया है। क्रेडिटर क्या है बताओ, हमने किसी से उधार सामान अगर खरीदा है तो क्रेडिटर बन गया। तो इसी पार्ट में बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल भी बनता है। देखते हैं कब बिल्स पेबल बनेगा और कब बिल्स रिसीवेबल, दोनों पॉइंट एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। मान लो एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ये एक बिजनेसमैन है XYZ लिमिटेड, और इसने क्या करा, सामान बेचा है, मान लेते हैं मिस्टर ए को। मिस्टर ए को सामान सोल्ड किया है। मिस्टर ए को कितने का सामान बेचा है, सामान बेचा है मिस्टर ए को, मान लेते हैं लेट सपोज एग्जांपल 50,000 का। फिर दोबारा मिस्टर ए को सामान बेचा इसने और फिर बेचा 40,000 का। फिर दोबारा बेचा है कितने का, यानी मैंने मिस्टर, और ये भी क्रेडिट पे है और ये भी क्रेडिट पे है। क्रेडिट का मतलब उधार, तो इसका मतलब मिस्टर ए है, इससे मुझे पैसे लेने हैं और कितने टोटल पेमेंट लेना है, 90,000। तो अगर मैं यहां पे अभी तक अगर आपसे पूछूं कि मेरा डेटर जो है वो कितना है, तो आंसर है कि मेरा डेटर है 90,000 रुपए का। डेटर कितने का है, 90,000 का, क्योंकि मैंने उधार माल इस मिस्टर ए को बेचा हुआ है और ए को जिस किसी को बेचते हैं उसको डेटर बोल देते हैं, और डेटर कितने का हो गया मेरा, 90,000 का। अब मैं इसके अंदर कुछ पॉइंट बता रहा हूं कि इसके अंदर जो 40,000 का था ना, 40,000 का और एक था 50,000 का, ये दोनों मिला के ही तो था आपका, एक 40,000 और एक 50,000। 40,000 के लिए जब उसको माल बेचा था और 50,000 के लिए तो मैंने इसको विश्वास के ऊपर दे दिया था कि भाई मेरे पैसे ये लौटा देगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, ये सामान ले जाओ, घर जाओ और 2 महीने बाद दे देना। लेकिन इसने क्या करा, मुझे लेट पेमेंट दिया। सपोज करो लेट 1 महीने का इसने बोला था कि दे दूंगा, लेकिन नहीं दिया। दूसरी बार जब उधार लेने आएगा तो मैं अलर्ट हो जाऊंगा, यहां पे अलर्ट होके मैं बोलूंगा भाई अब पिछली बार तुमने सही टाइम पे पेमेंट दिया नहीं था तो अब भी नहीं दूंगा, अब मैं सामान भी शायद उधार ना दूं आपको। लेकिन काफी रिक्वेस्ट करने के बाद बोला कि भाई पिछली बार मेरी मजबूरी थी, तो मैंने इससे एक रिटर्न पेपर पे लिखवा लिया कि कल के दिन अगर ये मुझे पैसे नहीं देता, कल के दिन अगर मुझे पैसे देने में लेट कर दे या मुझे पैसे ना दे, तो मैं इसके अगेंस्ट कंप्लेंट करके आ जाऊं, किसी भी थाने के अंदर मैं कंप्लेंट कर आऊं कि भाई ये मेरे पैसे नहीं दे रहा, मेरे पैसे दिलवाइए, या कोर्ट में जाके इसके ऊपर केस कर पाऊं कि मेरे पैसे लेने हैं। अगर मेरे से कोई सामान लेने आया, कोई आया व्यक्ति और मुझसे लेके गया कि भाई मुझे एक चिप्स का पैकेट दो, मैंने दे दिया, वो मेरे पैसे नहीं दे रहा, तो मैं उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकता। मेरे पास कोई लीगल एविडेंस है ही नहीं। है क्या कोई लीगल एविडेंस? नहीं है। बट अगर मैं इससे एक रिटर्न स्टैम्प पेपर पे लिखवा लूं और ये लिखता है कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं पे करूंगा और पे कर दूंगा 1 मंथ के बाद, अगर इसने ऐसा कुछ लिख के दिया तो नाउ अब 50,000 और 40,000 जो दोनों अमाउंट दिख रहा है, दोनों अमाउंट के मतलब नेचर में थोड़ा चेंज आ गया है। मतलब तो एक ही है कि मैंने उधार माल बेचा है, लेकिन 50,000 के लिए मेरे पास कोई गारंटी, कोई सिक्योरिटी कुछ भी नहीं था, और 40,000 के लिए मैंने उससे क्या ले लिया, गारंटी ले लिया। जो ये गारंटी लिया है, इस गारंटी को हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। इस गारंटी को क्या बोलते हैं हम?
बिल्स रिसीवेबल। तो अगर मैं अब बोलूं कि मेरे 90,000 रुपए है और मान लो 50,000 अभी तक नहीं मिला है, तो 90,000 रुपए टोटल डेटर है, लेकिन उसमें से 40,000 रुपए का मेरा गारंटी मिल चुका है, तो 40,000 का मेरा बिल्स रिसीवेबल हो गया और 50,000 का स्टिल मेरा क्या माना जाएगा, डेटर माना जाएगा। तो बिल्स रिसीवेबल जो है वो कहां से निकलता है, डेटर में से ही निकलता है। बिल्स रिसीवेबल कहां से निकलेगा, डेटर में से भी निकलेगा। तो ये होता है हमारा बिल्स रिसीवेबल। तो मैं हर बार कहता हूं कि बिल्स रिसीवेबल भी एक डेटर ही अभी समझ के चलो। तो बिल्स रिसीवेबल क्या है, उसके लिए जब कभी हमने उधार माल को बेचा था तो उसके अगेंस्ट में मैंने कुछ सिक्योरिटी, कुछ ऐसा मैंने प्रमाण ले लिया, लिखित में ले लिया, ताकि मैं वो रिकवरी करने जाऊं तो मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो उसको, उस पेपर को, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल। दूसरा होता है हमारा एक क्या, बिल्स पेबल। दूसरा क्या होता है हमारा, बिल्स पेबल। अगर मैं बिल्स पेबल की बात करूं तो बिल्स पेबल में क्या है, मान लिया जाए XYZ लिमिटेड कंपनी है और मुझे मिस्टर पी और मुझे उधार सामान देता है, मैं परचेज करता हूं, मैंने परचेज किया सपोज करो 50,000 का और मैंने खरीदा क्रेडिट पे। तो नाउ अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलूं तो मैं क्या कहूंगा कि भैया मेरा क्रेडिटर मिस्टर पी है, मुझे पैसे देने हैं, मेरा क्रेडिटर मिस्टर पी है, पैसे देने हैं। फिर से मैंने पी से और उधार सामान ले लिया, सपोज करो मैंने सामान ले लिया 60,000 रुपए का और, तो टोटल मुझे इसको देने हैं 1,10,000 रुपए। टोटल कितने देने हैं, 1,10,000। तो मेरा जो क्रेडिटर है नेट टू नेट कितने का है, 1,10,000। लेकिन मिस्टर पी को ऐसा डर लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मेरे पैसे ज्यादा उधार दे रखे हैं, शायद मेरे पेमेंट दे ना दे, लेट हो जाए। तो मिस्टर पी जो है इससे बोलता है देखो भाई कंपनी से, यानी XYZ, यानी मैं अगर XYZ हूं, कंपनी मैं हूं, तो मुझसे मेरा क्रेडिटर क्या बोल रहा है कि आप एक काम करो भैया, मुझे पैसे कब तक दे दोगे। इसने बोला, मैंने बोला कि भाई मैं एक काम करता हूं, मैं आपके 60,000 रुपए, तो या फिर मैं बोलूं मैं इन दोनों अमाउंट में 1,10 का टोटल उधार, मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि आपको 40,000 रुपए, मैं आपको 40,000 रुपए तो अगले महीने दे दूंगा, लेकिन जो बच गए बाकी 70,000 रुपए उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो मैंने कहा, इसने बोला चलो भाई तुम 40,000 अगले महीने दोगे तो मुझे कंफर्म दो, श्योरिटी दो। तो मैंने उसको लिख के दे दिया कि आई प्रॉमिस टू पे ₹40,000 रुपीज नेक्स्ट मंथ। तो अब 1,10 में से 40,000 के लिए मेरे पास एक पेपर मुझे देना पड़ा है, दैट इज कॉल्ड बिल पेबल। इसको क्या बोला गया। और जो बाकी बचे 70,000, इसके लिए मैंने कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिया उसको, तो ये बच गया हमारा क्रेडिटर। तो कहीं ना कहीं अगर मैं किसी भी क्रेडिटर को बिल्स पेबल देता हूं तो उससे मेरी लायबिलिटी घट नहीं रही। मेरा, अगर मैंने इसको बिल्स पेबल दे दिया तो अभी भी टोटल लायबिलिटी की काउंटिंग जब आप करोगे तो भाई मैं 40 यहां पे दूंगा और 70 मैं यहां पे दूंगा, तो टोटल पेमेंट कितना जाएगा उसके पास, 1,10,000। और पहले भी कितना पेमेंट था हमारे पास, तो मेरे लायबिलिटी पे इंपैक्ट नहीं आया है, बस उसके नेचर में चेंज आ गया कि क्रेडिटर बदल किस में गया, बिल्स पेबल में। तो ऐसे सिचुएशन में जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा अपना, तो बैलेंस शीट बनाते टाइम पे पहले मैंने लिखा होगा भैया क्रेडिटर 1,10,000, लेकिन जैसे ही ये पर्चा, जैसे ही ये सियोरिटी मैंने आगे वाले को दिया होगा, तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा बिल्स पेबल 40,000, तो यानी मेरा प्योर क्रेडिटर कितने का है, 70,000, और अलग से मैं बिल्स पेबल लायबिलिटी में लिखूंगा कितने का, 40,000। समझ में आई बात आपको। अलग से मैं क्या लिखूंगा, यानी उसको मैं दो टुकड़ों में बांट दूंगा, एक क्रेडिटर के जगह पे जो रियल क्रेडिटर है उसको लिख दूंगा कितना, मैं 70,000, और जो हमारा जिसके अगेंस्ट मैंने कुछ पेपर दिए हैं उसको मैं क्रेडिटर में से हटा के कहां लिख दूंगा, बिल्स पेबल के कैटेगरी के अंदर। तो मेरा यहां ना तो कोई फायदा हो रहा है और ना ही कोई नुकसान, तो ये पार्ट रीवैल्यूएशन में भी नहीं जाएगा। तो वही लाइन ये कहता है कि एक बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया 4,000 का, यानी 40,000 का, तो मैंने सामने वाले को एक पेपर पे लिख के दे दिया, कितने रुपए का लिख के दे दिया, 40,000 का, इशू टू
क्रेडिटर वॉज नॉट टू बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और इस पेपर को हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं दिखाया नहीं। मतलब हम क्या करके चल रहे हैं अभी तक, अगर मैं बात करूं तो हम अभी तक जो अपनी बैलेंस शीट बना रहे हैं, उस बैलेंस शीट में मेरे क्रेडिटर जो है वो टोटल अमाउंट से शो हो रहा है। लेट सपोज कि हमारे पास जो क्रेडिटर था, क्रेडिटर 1 लाख का था, मैंने एग्जांपल ले लिया। तो हम क्या कर रहे हैं कि क्रेडिटर अमाउंट जो है हमारा, उसको हम 1 लाख रुपए दिखा रहे हैं और यही कंटिन्यू चल रहे हैं। एडजस्टमेंट कहता है ऐसा नहीं चलेगा, इसके अंदर आपके 40,000 तो कौन से हैं, बीपी वाले हैं, तो आप इसको ठीक करिए। तो मैं अब आगे जो नई बैलेंस शीट बनाऊंगा कैसे ठीक करूंगा, नई बैलेंस शीट जब बनाऊंगा तो कैसे ठीक करूंगा। अब जो मैं क्रेडिटर लिखूंगा 1 लाख में से पहले माइनस कर दूंगा बिल्स पेबल कितना, 40,000, यानी ये क्रेडिटर बचेगा 60, और एक न्यू साइड लिख दूंगा बिल्स पेबल कितने, 40,000। ये बैलेंस शीट हमारा न्यू ऐसे बन जाएगा। तो अगर मैं बात करूं भैया कि बिल्स पेबल का एडजस्टमेंट जब करने जाओगे तो क्या होगा, बैलेंस शीट में ही होगा, और बैलेंस शीट में क्या होगा, क्रेडिटर में से माइनस हो जाएगा, और दूसरा कहां जाएगा, लाइबिलिटी में ही बिल्स पेबल के नाम से न्यू वर्ड लिखा जाएगा हमारा बिल्स पेबल। समझ में आई बात आपको। तो अगर नई बैलेंस शीट की बात करें तो जैसे मैंने यहां सेम बताया है इसी तरीके से होगा। तो ये लगभग हमारे सारे के सारे लाइबिलिटी की एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर लिया और एसेट्स का भी कंप्लीट कर लिया। लाइबिलिटी में देखा जाए तो पहला एडजस्टमेंट क्या कह रहा था कि 3,000 रुपए का क्रेडिटर लाइकली नॉट टू बी क्लेम, तो इसका मतलब फायदा हो गया, भैया पैसे ही नहीं मांग रहा। दूसरे एडजस्टमेंट में भी 600 का जो था क्रेडिटर उसको पैसे नहीं देने, यहां भी फायदा हो गया। तीसरे में भी भाई 15,000 रुपए का जो था क्रेडिटर उसको अब हमें पेड ही नहीं करना, यहां भी फायदा हो गया। चौथे के अंदर 2100 का हमें अब अकाउंट में लिखना है, तो अब लाइबिलिटी को अकाउंट में लिखने की बात आ जाती है, तो हमारा नुकसान हो गया। पांचवे के अंदर हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो ये लिखना पड़ेगा अब आपको, ये भी नुकसान है। छठे में आपका आउटस्टैंडिंग बिल रिपेयर का है, तो ये भी नुकसान है, ये भी लिखना पड़ेगा। सातवें के अंदर एक लाइबिलिटी और लिखना पड़ेगा, सप्लायर यानी क्रेडिटर को बढ़ाइए, ये भी नुकसान हो गया। आठवें में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ब्रॉड डाउन टू करो, ब्रॉड डाउन टू का मतलब पहले कुछ होगा और उसको कम कर दो, तो यहां पे हमारा डिफरेंस अमाउंट क्या हो गया था, फायदा हो गया था। 10वें में देखा जाए तो हमारा क्रेडिटर आर टू बी पेड 2,000 मोर, हमें पेड करना पड़ेगा और ज्यादा, तो यहां पे हमारा लॉस हो गया। 11वें के अंदर हमें प्रोवाइड करना है एक लाइबिलिटी डैमेजेस, तो ये भी मेरा नुकसान है, तो और हमें अलग से लाइबिलिटी में दिखाना पड़ेगा। और 12वें का मैंने बता दिया आपको कि बिल्स पेबल एक्सेप्टेड जब होता है तो उसमें ना तो फायदा होगा और ना ही नुकसान होगा, बस बैलेंस शीट में लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्रेडिटर में से माइनस करके, और कहां दिखा देंगे हम, क्रेडिटर में ही थोड़ा नीचे जाके लिख देंगे बिल्स पेबल के नाम से। समझ में आई यहां तक बात। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या था सर, लाइबिलिटी का पार्ट। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो एक बार पहले फटाफट ये नोट करेंगे आप, फिर हम देखेंगे